स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अप्लाइड फिजिक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था कि डायमेंशंस होती क्या है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, उसी को आगे लेके चलते हैं। इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर राइज्ड टू ऑब्टेन डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, उसकी जो पावर है, फंडामेंटल यूनिट की जो पावर है, उस पावर को हम डायमेंशन कहते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी। राइट, आगे चलते हैं। कुछ मैंने आपको ये चीज़ें भी बताई थी कि इसमें डायमेंशन एनालिसिस में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल्स या वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे अभी है कि मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक से हम उसे बंद करेंगे। लेंथ को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको स्क्वायर जो ब्रैकेट है उससे बंद करेंगे। सिमिलरली टाइम को हम कैपिटल T से, टेम्परेचर को थीटा से और करंट को यानी इलेक्ट्रिक करंट को A से, कैपिटल A, और उसको हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, उसको इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, चलिए अब थोड़ा सा हमें एक प्रैक्टिस करनी है कि हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर हम उस फिजिकल क्वांटिटी को L टू द पावर A, M टू द पावर B, T टू द पावर C, इस तरीके से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। राइट, तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले कुछ बहुत ही इजी जो आसान से जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको लेंथ की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, लेंथ की। ठीक, लेंथ को आप मीटर में मेजरमेंट करते हो, तो लेंथ की डायमेंशन अगर आपको फाइंड करनी है तो आपने लिखा लेंथ, डायमेंशन कैसे लिखेंगे, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट और अंडरस्टूड है पावर कितना होगा 1। और आप अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो भी पावर होती है, इस पावर को ही हम डायमेंशन कहते हैं। इट मीन लेंथ का डायमेंशन कितना है यहाँ पे 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एरिया की बात अगर हम करते हैं तो एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे कुछ लिखते हैं हम लोग। तो उसकी डायमेंशन कैसी होगी, जो हमारे पास L है यानी लेंथ है, उसको हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई ये जो B है, B भी तो लेंथ ही है। ठीक है, इस तरीके से L इंटू L, ठीक, और L इंटू L। इट मीन डायमेंशन जो आई एरिया की वो आई L स्क्वायर। ठीक, इट मीन जो एरिया का डायमेंशन है वो कितना है 2, बिकॉज इसकी जो पावर है, फंडामेंटल यूनिट का जो पावर है वो कितना है 2 है। आई थिंक ये तो बड़ा इजी था। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक, कॉम्प्लिकेट जो हमारी प्रॉब्लम्स उनकी तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं वेलोसिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी की डायमेंशन आप फाइंड आउट कीजिए, तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता हो या आपको उसकी यूनिट पता हो। ठीक, दोनों तरीके से मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इट मीन लेंथ होगी, मीटर में करेंगे मेजरमेंट, इट मीन कैपिटल L से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन, अच्छा यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट का जो पावर है यहाँ पर वो कितना है 1, अपॉन टाइम को हम दिखाते हैं यहाँ पे कैपिटल T से, और ये हमारी कंपल्सन है कि हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको कवर करेंगे, ऐसे इसको इज इक्वल टू, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L T टू द पावर -1। ठीक, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया L T टू द पावर -1। और ये हमने किस तरीके से निकाला था,
हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था वेलोसिटी का। सिमिलरली इन केस हमारे पास फॉर्मूला नहीं, हम भूल गए फॉर्मूला, ठीक, तो हमें इतना पता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो जो ये मीटर है, मीटर यानी लेंथ को, ये जो मीटर है ये लेंथ को दिखा रहा है, एल, मीटर की पावर कितना है यहाँ पे 1, तो एल की पावर हो गया 1 अपॉन, देखिए अपॉन में नीचे सेकंड, सेकंड यानी कि टाइम, टी, सेकंड का पावर 1 है, तो हमने यहाँ पे सेकंड पावर 1 रखा और उसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, ठीक। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल टी टू द पावर -1, ये हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। देखिए ये और ये चाहे हम इस मेथड से निकालें या इस मेथड से निकालें, दोनों एक ही बात है, ठीक। और कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा सा इसको, अभी इतनी बात समझ में आई होगी, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब आगे चल के बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी, डेंसिटी जिसको हम कहते हैं घनत्व, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। हम सभी को मालूम है कि मास को हम कैपिटल एम से शो करेंगे इन डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये बात आपको माइंड में आ गया हो गया, यानी एल टू द पावर 3, ठीक। और इसको ब्रैकेट में जरूर क्लोज करना है, ब्रैकेट में अगर क्लोज नहीं किया तो टीचर फ्री है आपके मार्क्स काटने के लिए, यानी एम एल टू द पावर -3, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली ऐसे ही आप डेंसिटी का जो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आप इसे इसके यूनिट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है, एक और निकाल के दिखा दो, उसके बाद नहीं दिखाऊंगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलोग्राम मीन मास कैपिटल एम, मीटर क्यूब यानी एल टू द पावर 3, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू एम एल टू द पावर -3। ये डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये हमने निकाल लिया। इसको आप प्रैक्टिस करो, आपकी बुक में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बहुत सारे ऐसे डायमेंशनल ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको फाइंड आउट करना है। कुछ और कर लेते हैं फॉर प्रैक्टिस, कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे नहीं करवा पाएंगे, टाइम शॉर्ट होता है आपके पास, तो इनफ टाइम है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ उसे। आगे बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, यानी संवेग जिसको हिंदी में बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम हिंदी में कहते हैं संवेग। मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास इन कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, एल टी टू द पावर -1। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें मिलता है एम एल टी टू द पावर -1, और यही आपका मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। सिमिलरली यही डायमेंशनल फॉर्मूला आप मोमेंटम की जो यूनिट है, यूनिट से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यूनिट कितना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक, इससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसका जो यूनिट होता है मोमेंटम का, वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए किलोग्राम इट मीन मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को दिखा रहा है, और किलोग्राम मीटर, मीटर यानी लेंथ, एल। ध्यान दीजिएगा किलोग्राम यानी फंडामेंटल ये क्या है, यूनिट है, इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे एम की पावर 1, यहाँ पे मीटर इसकी पावर कितना है 1, तो एल की पावर यहाँ पे 1, और अपॉन यहाँ पे सेकंड की पावर कितना है 1, तो हमारे पास टाइम की पावर कितना हो गया 1। अंडरस्टूड है, 1 लिखने की नीड नहीं होती है, 1 को नहीं लिखते हैं। तो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, एम एल टी टू द पावर -1। देखिए अगर आप इस मेथड से देखें और इस मेथड से देखें, दोनों ही मेथड से जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो सेम आया है, ठीक है। चलिए
ये आपकी समझ में आया होगा आई होप। थोड़ा सा एक आधा और प्रैक्टिस आपको करवा लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बिकॉज जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक में आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे। अगला हम बात करते हैं फोर्स की, FORCE फोर्स। ठीक है, जो ये फोर्स है, या तो आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए या फोर्स का आपको यूनिट पता होना चाहिए। चलिए पहले फॉर्मूला से निकालते हैं। न्यूटन भाई साहब ने कहा था फोर्स F इजिकल टू M इंटू ए, यानी फॉर्मूला में पता है M इंटू ए, ठीक, मास इंटू एक्सेलरेशन। कई बार ऐसा होता है कि एक्सेलरेशन मास M फॉर मास यानी कैपिटल M, ये तो पता है, लेकिन इस A का नहीं मालूम है कि A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। कोई बात नहीं, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस A को भी आप फर्दर उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे M को हमने M लिख दिया, A यानी एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आता है। इन केस मान लेते हैं ये भी नहीं आता है, चलो और आगे चलते हैं। इस वेलोसिटी को फर्दर हम तोड़ देते हैं, मास अपॉन टाइम, ये तो ऑलरेडी था यहाँ पे। वेलोसिटी को हमने ब्रेक कर दिया, हमने लिखा इसको डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जी तो होता है। आगे चलते हैं, ठीक। देखिए मास कैपिटल M। अच्छा, एक कंफ्यूजन होता है ऑलवेज। देखिए इस M को देख के कई बार मीटर मत समझ लीजिएगा, इसको लेंथ मत, इसको L मत लिख दीजिएगा, डायमेंशन इसकी ध्यान रखिएगा। ये मास है, मास और मीटर में कंफ्यूजन, बिकॉज इनका सिंबल एक ही है, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। इन दोनों के बीच में हमेशा अपने अंतर अपने माइंड में कीप कीजिएगा। मास, ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि L अपॉन T इंटू टी यानी T स्क्वायर, कैपिटल T स्क्वायर, और ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कीजिएगा। ठीक, तो हमारे पास आया ML T टू द पावर माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारे फोर्स का। ठीक ठीक। अच्छा, कई बार आपका यहाँ से एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसको हम यूनिट के थ्रू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो यूनिट के थ्रू कैसे फाइंड आउट करेंगे। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। अब आप कहोगे न्यूटन में तो ना तो कहीं किलोग्राम है, ना कहीं लेंथ है, ना कहीं टाइम है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। कोई बात नहीं, न्यूटन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से पता चला, देखिए मास किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किलोग्राम यानी कि मास की बात हो रही है, ठीक है। मीटर, मीटर यानी कि लेंथ की बात हो रही है, यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। ये m यानी m मीटर को दिखा रहा है, अपॉन सेकंड का स्क्वायर, इट मीन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिएगा, और हमारे पास आया जो हमें मिला ML T टू द पावर माइनस 2। ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला के देखिए, चाहे हम यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, दोनों सेम आएगा, एक जैसा आएगा। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा ये LMT तो आपने देख लिया, हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट की तरफ चलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप सबको मालूम है, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट यानी I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T, फ्लो रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा होगा Q अपॉन T। देखिए जो हमें ये पता है कि जो हमारा I है, I यानी इलेक्ट्रिक करंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, E, बड़ा काम आएगा। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए चार्ज Q, इस Q का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा, I को दिखाते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं A, और T यानी टाइम, AT। ये आपका यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है A इंटू टी, या AT, A टू द पावर 1, T टू द पावर 1। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजों को। ठीक, अब इनके ऊपर बेस्ड, ये आपको ध्यान में है, अब इनके ऊपर बेस्ड में थोड़ा सा 2 डायमेंशन आपको निकाल के दिखाता हूँ, ताकि ये वाला जो एरिया ये भी हमारा कवर हो जाए। ठीक, पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की।
पोटेंशियल का नाम आपने सुना होगा, विभव जिसको बोलते हैं हिंदी में, पोटेंशियल। ठीक, जो पोटेंशियल है उसका जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, WORK, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक, इट मीन वर्क का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे अपॉन चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लेंगे, और जो भी आंसर आएगा हमारा पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, अब वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, याद तो है नहीं हमें। ठीक, तो वर्क का फॉर्मूला याद कीजिए। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद आया होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, बल गुणा विस्थापन, और चार्ज को हम चार्ज ही रहने देते हैं, फिलहाल हम इसको सी लिखते हैं। ठीक है, और एक तो हमें जो ये फोर्स है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन केस नहीं याद है, घबराने की कोई बात नहीं है, हम फोर्स को फर्दर डिवाइड करेंगे, F इज इक्वल टू M इंटू ए, याद है। और ये क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे D लिख रहा हूँ अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज C। ठीक, अब तो हो जाएगा इजीली। चलिए देखते हैं, M क्या है हमारे पास, मास, कैपिटल M टू द पावर, देखिए यहाँ पे M की पावर 1 है तो हमने यहाँ पर M टू द पावर 1 रखा, अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है। ठीक, आगे हमारे पास है स्मॉल a एक्सेलरेशन L t टू द पावर -2, और यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट L, यानी यहाँ पे L लिखूंगा या इसको L स्क्वायर लिख दूँ, एक लाइन हमने जंप कर दी, L स्क्वायर अपॉन C। जो चार्ज है, चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया वो था A इंटू कैपिटल T, और इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा M L स्क्वायर A टू द पावर -1, इस A को हम नीचे से ऊपर ले गए तो -1, और T को ऊपर ले गए तो ऑलरेडी ऊपर -2 था तो यह हो जाएगा -3। ठीक, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमें निकल के आया वो निकल के आया ML स्क्वायर A टू द पावर -1 T टू द पावर -3। ठीक, तो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया पोटेंशियल का। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, कोई आपको फिजिकल क्वांटिटी दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कीजिए। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, मैं लिख देता हूँ ML स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -1, और इलेक्ट्रिक करंट को हमें मालूम है, हमने दिखाया था E से। अब हम इस को सॉल्व करेंगे तो ML टू द पावर L स्क्वायर L टू द पावर 2 T टू द पावर -3, और A ऊपर जाएगा तो A टू द पावर -2 हो जाएगा, ऐसे। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। ठीक, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर हम चलते हैं, पीपीटी की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज, अलग अलग डिफरेंट हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के। आगे चलते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास, सबसे इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला है या ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर साल आता है। चलिए स्टडी करते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, हिंदी में इसको कहेंगे विमीय समांगता का सिद्धांत, विमीय समांगता का सिद्धांत। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि फिजिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी अभी इससे पहले वाले लेक्चर में। अब ये फिजिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो फिजिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, इनको शो करने का काम कौन करती है, फिजिकल इक्वेशंस करती हैं। यानी कि हम
क्या कह सकते हैं, जैसे एक इक्वेशन होती है f इज इक्वल टू m इंटू ए। देखिए f फिजिकल क्वांटिटी है, ये देखिए हम लिखते हैं f इज इक्वल टू m इंटू ए। ये एक फिजिकल इक्वेशन है। देखिए f क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, m फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, और a एक्सेलरेशन क्या है, तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इन तीनों के बीच में जो संबंध बता रही है, जो रिलेशन बता रही है, वो कौन सी इक्वेशन बता रही है, f इज इक्वल टू m इंटू ए। इट मीन ये जो इक्वेशन है, ये फिजिकल इक्वेशन हम इस टाइप की इक्वेशन को कहेंगे। एक और इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा होगा आप लोगों ने। v वेलोसिटी फाइनल, ये हमारे पास है, ये भी यू भी हमको क्या चीज़ शो कर रही है, वेलोसिटी शो कर रही है इनिशियल, और ए यानी एक्सेलरेशन, और टी यानी समय, टाइम। ये चारों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है वो ये इक्वेशन शो कर रही है। इट मीन ये इक्वेशन को हम फिजिकल इक्वेशन हम कहेंगे। चलिए, तो जो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन है, ये ऑलवेज फिजिकल इक्वेशंस की बात करता है, किसी इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन की बात नहीं करता है, केवल फिजिकल इक्वेशन की ये बात करता है। तो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इक्वेशन इज सेड टू बी डायमेंशनली करेक्ट if all the terms of either side of the equation are same in nature। एक बार और मैं इसको पढ़ लेता हूँ। According to this principle, a physical equation is said to be dimensionally correct if all the terms of either side of the equation are same in nature। ये इक्वेशन, ये जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है उसके दो पार्ट होंगे ऑलवेज। कौन से, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, एक RHS यानी राइट हैंड साइड। अगर दोनों ही तरफ जो क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, यानी वो उनका नेचर सेम है, तो वो इक्वेशन करेक्ट होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर दोनों का नेचर सेम नहीं है, तो जो फिजिकल इक्वेशन है वो उसको इनकरेक्ट कहेंगे। अगला सेंटेंस है, इफ डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड आर नॉट सेम देन द इक्वेशन इज सेड टू बी इनकरेक्ट। चलिए एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पर। लेट अस सपोज हमारे पास एक फिजिकल इक्वेशन है, t इज इक्वल टू, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। यहाँ पर t टाइम पीरियड है, 2 पाई कांस्टेंट है, l थ्रेड की लेंथ है, पेंडुलम की लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं इसे, और g ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, चलिए पहले मैं इसकी जो हमारा प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि जो राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है और जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम आना चाहिए। चलिए, इस तरफ t है, बड़ा ही क्योंकि सिंगल t था, आपने फटाफट t लिख दिया, t टू द पावर 1। और इसको मैं एक बात और भी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हम इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि l टू द पावर 0, m टू द पावर 0, t टू द पावर 1। क्या लिख सकते हैं ऐसा? आप सबको मालूम है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर अगर 0 है, इट मीन उसकी वैल्यू कितनी है, 1। और 1 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, तो l टू द पावर 0, m टू द पावर 0, t टू द पावर 1, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। राइट हैंड साइड में देखिए 2 पाई एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि जितने भी न्यूमेरिक कांस्टेंट हैं ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक, तो चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास है l अपॉन जी, l यानी लेंथ, कैपिटल L अपॉन जी, जी यानी l t टू द पावर -2, ऐसा। और इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज किया। लेकिन एक बात नहीं भूल जाना, ये अंडर रूट भी साथ में, अंडर रूट इट मीन पावर 1/2, पावर हाफ हो गई। ठीक, अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो l कैंसिल आउट, और हमारे पास बता इस t को ऊपर लेके जाएंगे तो t टू द पावर +2 हो जाएगा, और होल पावर 1/2 है, होल पावर 1/2 है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, l टू द पावर 0, m टू द पावर 0, t टू द पावर 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए ये 2 और ये हाफ कैंसिल आउट हो गए। इट मीन l टू द पावर 0, m टू द पावर 0 और t टू द पावर 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास जो डायमेंशन आई वो, और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन आई, दोनों सेम है। इट मीन द गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इट मीन जो दिया हुआ इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है।
इन केस मान लेते हैं कि यहाँ पर हम इस अंडर रूट को हटा देते हैं, ये अंडर रूट, मैं दूसरे कलर का जो पेन है उसको यूज कर लेता हूँ ताकि दिखता रहे। ठीक, मान लेते हैं कि हम अब इस ये जो अंडर रूट है इस अंडर रूट को यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इक्वेशन आपको दी t इज इक्वल टू 2πl/g। अब क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो तो यही आएगा बिकॉज हमने कोई चेंजेस नहीं किया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये हाफ हट जाएगा और ये हाफ हटने से क्या होगा, हमारे पास जो डायमेंशन आएगी, जो हमारे पास आएगी l टू द पावर 0, m टू द पावर 0 और यहाँ पे t टू द पावर, अभी या तो हाफ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया था लेकिन t टू द पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर ऐसा आता है तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन डिफरेंट है और राइट हैंड साइड में डायमेंशन डिफरेंट है। इस तरीके से ये जो गिवन इक्वेशन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और इजीली हम पता लगा पाएंगे कि ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। चलिए, आई होप कि ये बात बड़ा इजी है, आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल के साथ फिर समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और, इस पॉइंट के बारे में आपसे बात करता हूँ। नंबर 3 पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये एक बात और भी कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन ये कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास टर्म है, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन आता है आपके पास और उसमें किसी एक तरफ एक ज़्यादा टर्म्स है, ठीक है, तो उसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऐसी हमारे पास एक इक्वेशन है और इसमें क्या है, ये फिजिकल इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में एक से ज़्यादा टर्म्स है और ये टर्म्स आपस में एडेड अप हो रही है। ठीक, अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन हमारे पास है तो उस केस में ये एडेड अप होने वाली जो दोनों ही क्वांटिटीज हैं, नंबर 1 नंबर 2, यानी कि ये u और ए टी, ये दोनों ही टर्म, ये दोनों आपस में एडेड अप तभी होंगी जब इन दोनों का नेचर सेम होगा। ठीक, इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, इट मीन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी ये एडेड अप होगी। और एडेड अप होने के बाद जो इनका रिजल्ट मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट है ये v, इसका डायमेंशन भी सेम होना चाहिए। जब हम किलोमीटर किलोमीटर को जोड़ेंगे तो आंसर किलोमीटर ही तो आएगा। सेकंड, जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि क्या हम किलोमीटर के साथ में सेकंड जोड़ सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 किलोमीटर और 5 सेकंड? नहीं लिख सकते। ठीक, तो हम फिजिकल क्वांटिटीज को कब एडेड अप कर सकते हैं? जब उनका नेचर सेम हो। इट मीन अगर ये वेग है तो इनका भी नेचर क्या होना चाहिए, वेग जैसा होना चाहिए, तब ये दोनों आपस में एडेड अप होंगी। वेलोसिटी के साथ एडेड अप होगी और जो आंसर आएगा वो भी तो वेग ही आएगा। ठीक, तो ये इस बात के ऊपर, इस छोटी सी बात के ऊपर 5-4 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है। आप अपनी बुक उठाएंगे तो उसमें आप एक्सरसाइज चेक करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कितनी कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस बात के ऊपर, ये जो छोटा सा एक प्रिंसिपल है, इसके ऊपर हर साल 4-5 नंबर क्वेश्चन रिपीट होता है। तो हम इसको बहुत अच्छे से लर्न करें ये वाला। और अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। और कुछ इसके यूजेस हैं, प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस को भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंटिन्यू करूंगा।